हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा भारतीय राजनीतिक विचारकों की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत हम प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यानी राजनीति विज्ञान पेपर की दृष्टि से जिसमें भारतीय राजनीतिक विचारक शामिल है उसमें अरविंद घोष जिससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु और प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले यदि आप पहली बार हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा और पास बने बेल का आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं जहां आपको राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित अलग अलग टॉपिक वाइज राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वहां आपको देखने को मिलेंगी। तो अरविंद घोष इनसे संबंधित पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। अरविंद घोष की जयंती किस दिन मनाई जाती है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 25 दिसंबर, 15 सितंबर। अरविंद घोष की जयंती किस दिन मनाई जाती है? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। आप प्रत्येक सवाल का आंसर गैस करिएगा। इस सवाल का राइट आंसर का ऑप्शन ए 15 अगस्त को प्रतिवर्ष अरविंद घोष की जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन ए राइट है क्योंकि अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता बंगाल की धरती पर हुआ था मित्रों। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 5 दिसंबर 1950 को पांडिचेरी में हुई थी जिसे पुडुचेरी भी कहा जाता है। तो इनकी काल अवधि की बात करें तो ये 1872 से 1950 तक की इनका जीवन काल रहा। 1872 से 1950 तक इनका जीवन काल रहा और इन्होंने अपने विचारों के माध्यम से देश दुनिया को एक नया रास्ता देने की कोशिश की। तो इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता बंगाल में हुआ था, इसलिए 15 अगस्त को इनकी जयंती मनाई जाती है। चलते हैं, ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। इस दृष्टि से अरविंद घोष का जन्म दिवस अपने आप में महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वंदे मातरम अखबार की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, राम मनोहर लोहिया। आपने इस टॉपिक को जहां कहीं भी पढ़ा हो और उसके माध्यम से अभी आपकी यहां प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने उसको कहां तक पढ़ा है, कितना अच्छी तरीके से पढ़ा है। जरूर आपको कुछ नया इस वीडियो सीरीज से देखने को मिलेगा। वंदे मातरम अखबार की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर का ऑप्शन बी अरविंद घोष ने। कब की? 1907 में। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। किसने कहा कि स्वराज की प्राप्ति ईश्वर में विश्वास द्वारा ही संभव है? स्वराज की प्राप्ति ईश्वर में विश्वास द्वारा ही संभव है, यह बात किसने कही? अरविंद घोष, जयप्रकाश नारायण, एम.एन. राय, आचार्य नरेंद्र देव। स्वराज की प्राप्ति ईश्वर में विश्वास द्वारा ही संभव है, यह बात कही थी अरविंद घोष ने। ऑप्शन ए आपका राइट होगा।
नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, यहां कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। अरविंद घोष इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऐसे प्रथम नेता थे जिन्होंने भारत का राजनीतिक लक्ष्य स्वतंत्रता को बताया। स्वतंत्रता की इस धारणा को अरविंद घोष ने स्वदेशी स्वराज्य भी कहा है। यानी अरविंद घोष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत की राजनीति का लक्ष्य स्वतंत्रता को बताया और स्वतंत्रता की इस धारणा को अरविंद घोष ने स्वदेशी स्वराज भी कहा। और उन्होंने कहा स्वदेशी और स्वराज की प्राप्ति है ईश्वर में विश्वास के द्वारा ही संभव हो सकती है। यह महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किसने आध्यात्मिक मानववाद का निर्माण किया? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, इनमें से कोई नहीं। आध्यात्मिक मानववाद का निर्माण किसने किया? तो इस सवाल का भी ऑप्शन सी राइट होगा, अरविंद घोष ने आध्यात्मिक मानववाद का इन्होंने निर्माण किया था। अरविंद घोष सभी जातियों के लोगों को एक उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जागरूक करना चाहते थे। यानी घोष जी है जो सभी जातियों के लोगों को एक उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जाए उसके लिए ये जागरूक करना चाहते थे। और घोष के राष्ट्रवाद की संकल्पना आध्यात्मिक व धार्मिक है। यानी अरविंद घोष ने जो राष्ट्रवाद की संकल्पना दी वह आध्यात्मिक व धार्मिक विचारों पर आधारित है। राजनीति का आध्यात्मिकरण अरविंद घोष की भारतीय चिंतन को अनुपम देन है। यानी राजनीति का आध्यात्मिकरण अरविंद घोष की भारतीय चिंतन को अनुपम देन मानी जाती है। तो आप ये भी फैक्ट नोट करेगा कि राजनीति का आध्यात्मिकरण यह अरविंद घोष जी से संबंधित विचार है और अरविंद घोष के राष्ट्रवाद की संकल्पना आध्यात्मिक और धार्मिक है। इन्होंने जो राष्ट्रवाद की संकल्पना दी वह उपनिषद वेदों पर आधारित है मित्रों, भागवत गीता पर आधारित है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अरविंद घोष की तुलना किससे नहीं की जाती? किससे नहीं की जाती है? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, एम.एन. रॉय। अरविंद घोष की तुलना किससे नहीं की जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एम.एन. रॉय से इनकी तुलना नहीं की जाती है। क्योंकि बीजे तिलक है, विपिन चंद्र पाल है और लाला लाजपत राय और अरविंद घोष, ये चारों लोग गरम दल के नेता थे। और ये उग्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित है। यानी ये लोग गरम दल के प्रमुख नेता माने जाते हैं और उग्र क्रांतिकारी विचारों के संबंध रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अरविंद घोष की तुलना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्र राष्ट्रीयता के विचारकों लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक से की जाती है। यानी उग्र क्रांतिकारी विचारों के धनी ये लोग थे, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। इनसे इनकी तुलना की जाती है क्योंकि ये जो गरम दल के नेता थे ये कभी अंग्रेजों के समक्ष क्षमा याचना भीख मांगने का इन्होंने कार्य कभी नहीं किया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा ये, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है?
महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राधाकृष्ण, अरविंद घोष। तो ऑप्शन डी राइट होगा। अरविंद घोष लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पर। अरविंद घोष ने अपनी किस पुस्तक में विश्व संघ की अवधारणा को प्रस्तुत किया? विश्व संघ की अवधारणा को प्रस्तुत किया। सावित्री, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ह्यूमन साइकिल, इनमें से किसी में भी नहीं। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? तो ऑप्शन बी राइट होगा। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी में उन्होंने विश्व संघ की कल्पना की थी। इस अवधारणा की कल्पना, विश्व संघ की अवधारणा को प्रस्तुत किया था इस पुस्तक में, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी में। हालांकि सावित्री है, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी है और द ह्यूमन साइकिल, ये तीनों पुस्तकें अरविंद घोष की रही है। सावित्री, द ह्यूमन साइकिल, द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये पुस्तकें अरविंद घोष से संबंधित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 7 नंबर। अरविंद घोष के अनुसार स्वतंत्रता के रूपों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? यानी अरविंद घोष ने स्वतंत्रता के कितने रूप बताए हैं? तो इन्होंने 3 रूप बताए हैं, जिनमें कौन सा शामिल नहीं है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तित्व स्वतंत्रता। अरविंद घोष के अनुसार स्वतंत्रता के रूपों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? और इन्होंने स्वतंत्रता के 3 रूप बताए हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा 7 नंबर सवाल का राइट आंसर? तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। संपत्ति की स्वतंत्रता की बात है जो अरविंद घोष ने नहीं की। इन्होंने केवल 3 रूपों के बारे में चर्चा की है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और व्यक्तित्व स्वतंत्रता, ये 3। तो ऑप्शन सी राइट है। महर्षि अरविंद घोष के अनुसार स्वतंत्रता के 3 रूप हैं। वह व्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों को अत्यधिक महत्व देता है, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों को सबसे अधिक महत्व प्रदान करता है। उन्होंने राष्ट्रीय विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अति आवश्यक बताया, यानी अरविंद घोष ने राष्ट्र के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व प्रदान किया और उसे अति आवश्यक बताया है। और उन्होंने 3 रूप बताए हैं, उनमें कौन कौन से? राष्ट्रीय स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता। और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता को अरविंद घोष सबसे महत्वपूर्ण मानता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा है ये। निम्नलिखित में से अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत के जनक कौन है? अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत के जनक कौन है? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। तो इस सवाल का ऑप्शन ए आपका राइट हुआ, अरविंद घोष। अरविंद घोष ने अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इसे निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत भी कहा जाता है। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। जो अरविंद घोष ने अहिंसात्मक प्रतिरोध या निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यह महात्मा गांधी जी के अहिंसात्मक जो प्रतिरोध का सिद्धांत था उससे हटकर है, उससे अलग है बिल्कुल। क्योंकि इस सिद्धांत के तहत अरविंद घोष कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए।
यदि अंग्रेज है वो हिंसा पर उतर आए, वो कार्रवाई पर उतर आए, तो हमें भी वही मार्ग अपनाना चाहिए, हमें भी हिंसा का सहारा लेना चाहिए, जैसा का तैसा। ये बात अरविंद घोष अपने विचारों में कहते हैं। यानी इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध, अहिंसात्मक प्रतिरोध के साथ हिंसा की भी बात कही है, क्रांति की भी बात इन्होंने कही। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निष्क्रिय प्रतिरोध, अहिंसात्मक प्रतिरोध उग्र राष्ट्रीयता वाले नेताओं का स्वराज्य प्राप्ति का प्रमुख साधन था। यानी ये जो उग्र राष्ट्रीयता या गर्म दल के जो नेता थे, उनका स्वराज्य प्राप्ति का एक प्रमुख साधन था। उग्र राष्ट्रीयतावादी नेता लाल बाल पाल घोष, अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत की सैद्धांतिक व्याख्या की, और सैद्धांतिक व्याख्या में इन्होंने क्या कहा कि हमें अंग्रेजी सरकार का विरोध है जो सबसे पहले तो हमें शांतिपूर्वक अहिंसात्मक प्रतिरोध के माध्यम से करना चाहिए, जिनमें उन्होंने कहा कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, उनके जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनका बहिष्कार, शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार। यदि वे हिंसा पर उतर आए अंग्रेज, तो हमें भी हिंसा के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी अरविंदो द्वारा रचित नहीं है? निम्न में से कौन सी पुस्तक अरविंदो द्वारा रचित नहीं है? द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन द गीता, द आइडियल ह्यूमन यूनिटी, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। नाइन नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। यह पुस्तक अरविंदो द्वारा रचित नहीं है। तो किसने इसकी रचना की है? इसकी रचना की है राम मनोहर लोहिया जी ने। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है और 1963 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक राम मनोहर लोहिया जी की है और राम मनोहर लोहिया एक प्रमुख समाजवादी नेता थी, विचारक थी। नेक्स्ट, ये सभी पुस्तकें अरविंद घोष की रचनाएं कौन कौन सी है? तो द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन द गीता, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी, और इनके अलावा द सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री, द ह्यूमन साइकिल। ये पुस्तकें हैं जो अरविंद घोष की प्रमुख रचनाएं रही है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रमुख रचनाएं ये रही है। यहां से कई बार सवाल प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, कौन सी रचना अरविंद घोष की है या नहीं है? द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन द गीता, द आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द सावित्री, द ह्यूमन साइकिल। चलते हैं अगले सवाल की ओर। टेन नंबर सवाल है, अरविंद घोष को सबसे खतरनाक व्यक्ति के रूप में वर्णन किसने किया है? अरविंद घोष को सबसे खतरनाक व्यक्ति के रूप में वर्णन किसने किया है या किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल, लॉर्ड मिंटो, तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वैलेंटाइन सिरोल, लॉर्ड मिंटो, तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अरविंद घोष को सबसे खतरनाक व्यक्ति किसने कहा?
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मिंटो ने। लॉर्ड मिंटो ने सबसे खतरनाक व्यक्ति के रूप में वर्णन किया है इनका। और वैलेंटाइन सिरोन ने सबसे खतरनाक व्यक्ति बताया था बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोन ने खतरनाक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया, जबकि लॉर्ड मिंटो है जो अरविंद घोष को खतरनाक व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है। उग्र राष्ट्रवादी एवं धार्मिक राष्ट्रवादी विचारों के कारण लॉर्ड मिंटो ने सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति के रूप में अरविंद घोष का वर्णन किया है। वैलेंटाइन सिरोन ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। भारतीय अशांति का जनक लॉर्ड वैलेंटाइन सिरोन ने कहा था। यह आप फैक्ट नोट करिएगा कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोन ने कहा, जबकि अरविंद घोष को सबसे खतरनाक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है लॉर्ड मिंटो ने। क्यों किया है? क्योंकि इनके उग्र राष्ट्रीयवादी विचारों व धार्मिक राष्ट्रवादी विचारों के कारण। अगला सवाल 11 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अरविंद घोष को हमारे युग का पैगंबर किसने कहा? बहुत ही अच्छा सवाल है। अरविंद घोष को हमारे युग का पैगंबर किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोन, लॉर्ड मिंटो, डॉक्टर फ्रेडरिक स्पलबर्ग, रोमारोला। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, डॉक्टर फ्रेडरिक स्पलबर्ग। इन्होंने अरविंद घोष को हमारे युग का पैगंबर कहा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 12 नंबर। अरविंद घोष को एशिया तथा यूरोप की प्रतिभा का समन्वय कहकर पुकारा। अरविंद घोष को एशिया तथा यूरोप की प्रतिभा का समन्वय कहकर पुकारा किसने? वैलेंटाइन सिरोन, लॉर्ड मिंटो, डॉक्टर फ्रेडरिक स्पलबर्ग, रोमारोला। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? ऑप्शन आपका द राइट होगा, रोमारोला ने। रोमारोला विद्वान जिन्होंने अरविंद घोष को एशिया तथा यूरोप की प्रतिभा का समन्वय कहकर पुकारा। इसके अलावा रोमारोला ने इन्हें भारतीय दार्शनिकों का सम्राट कहा। भारतीय दार्शनिकों का सम्राट या राजकुमार कहा। यानी रोमारोला ने अरविंद घोष को भारतीय दार्शनिकों का सम्राट या भारतीय विद्वानों का राजकुमार कहा। किसे? अरविंद घोष को। इसी के साथ इन्होंने एशिया तथा यूरोप की प्रतिभा का समन्वय कहकर भी इन्हें पुकारा है अरविंद घोष को। ये इनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु आप ध्यान रखिएगा कि अरविंद घोष को भारतीय दार्शनिकों का सम्राट या भारतीय विद्वानों का राजकुमार किसने कहा? रोमारोला ने कहा है। और एशिया तथा यूरोप की प्रतिभा का समन्वय कहकर भी किसने पुकारा? यह भी रोमारोला ने कहकर पुकारा है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अरविंद घोष की भारतीय चिंतन को अनुपम देन मानी जाती है। ऑप्शन ए, राजनीति का आध्यात्मिकरण, द सिंथेसिस ऑफ योगा, राजनीति का सामाजिकरण, राजनीति का एकीकरण। अरविंद घोष की भारतीय चिंतन को अनुभव देन है, इनमें से कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन आपका ए राइट होगा, राजनीति का आध्यात्मिकरण इन्होंने किया था। यह है जो भारतीय चिंतन को इनकी अनुपम देन मानी जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। द सिंथेसिस ऑफ योगा ये इनकी पुस्तक रही है अरविंद घोष की, लेकिन राजनीति का आध्यात्मिकरण ये इनका सबसे प्रमुख एक विचार था। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये। अरविंद घोष सभी जातियों के लोगों को एक उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जागरूक करना चाहते थे।
वे चाहते कि भारतवासियों पर पाश्चात्य संस्कृति का रंग न चढ़े। यानी उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकरण क्यों किया? भारतीय राजनीति का आध्यात्मिकरण क्योंकि वे सभी जातियों के लोगों को एक उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर जागरूक करना चाहते थे और वे चाहते थे कि भारतवासियों पर पाश्चात्य संस्कृति का रंग न चढ़े और वे हर दृष्टि से भारतीय बने रहे। अरविंद घोष का राष्ट्रवाद पश्चिमी राष्ट्रवाद की तरह राजनीतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक राजनीति की आध्यात्मिक अवधारणा है। यानी अरविंद घोष का राष्ट्रवाद पश्चिमी राष्ट्रवाद की तरह एक राजनीतिक अवधारणा नहीं है, क्योंकि यह राजनीति की एक आध्यात्मिक अवधारणा है। राजनीति का आध्यात्मिकरण अरविंद घोष की भारतीय चिंतन को एक अनुभव देन मानी जाती है। यानी राजनीति का आध्यात्मिकरण अरविंद घोष की भारतीय चिंतन को एक अनुपम उपहार है, आप कह सकते हैं। आप वीडियो को रोककर इस स्लाइड को आसानी से पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महर्षि अरविंद घोष ने कहा कि स्वतंत्र राष्ट्र में नागरिकों के लिए 3 प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए, तीनों में कौन सा शामिल नहीं है? महर्षि अरविंद घोष ने कहा कि स्वतंत्र राष्ट्र में नागरिकों के लिए 3 प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए, तीनों में कौन सा शामिल नहीं है? स्वतंत्र प्रेस और अभिव्यक्ति का अधिकार, स्वतंत्र सार्वजनिक सभा करने का अधिकार, संप्रभु शक्ति का अधिकार, संगठन निर्मित करने का अधिकार। क्या होगा राइट आंसर इस सवाल का? तो ऑप्शन सी आपका राइट हुआ, संप्रभु शक्ति का अधिकार। इसकी बात अरविंद घोष ने नहीं की। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। इन्होंने 3 अधिकारों के बारे में बात की नागरिकों की, स्वतंत्र प्रेस और अभिव्यक्ति का अधिकार, स्वतंत्र सार्वजनिक सभा करने का अधिकार और संगठन निर्मित करने का अधिकार। पंद्रह नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अरविंद घोष ने सन 1890 में केवल 18 वर्ष की आयु में आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, परंतु चयनित नहीं हो सके। क्योंकि क्या कारण था? यानी अरविंद घोष ने सन 1890 में केवल 18 वर्ष की आयु में ही आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, परंतु चयनित नहीं हो सके। क्योंकि ऑप्शन ए, घुड़सवारी की परीक्षा में असफल रहे, तैरना नहीं आता था, वे भारतीय हिंदू थे, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? आप चयन करें। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, यानी घुड़सवारी की परीक्षा में असफल रही। ऑप्शन ए राइट होगा। आइए और क्या इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अरविंद घोष केवल 18 वर्ष की आयु में ही आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। इसके साथ ही इन्होंने अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन भाषाओं में भी निपुणता प्राप्त कर ली थी। लेकिन इनके विचार देशभक्ति से प्रेरित इस युवा ने जानबूझकर घुड़सवारी की परीक्षा देने से इनकार कर दिया और राष्ट्र सेवा करने की ठान ली थी। यानी उनका चयन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने घुड़सवारी की जो परीक्षा है वो जानबूझकर देने से इनकार कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वे राष्ट्र सेवा करना चाहते थे और इनकी प्रतिभा से बड़ौदा नरेश अत्यधिक प्रभावित हुए। अतः इन्हें अपनी रियासत में शिक्षा शास्त्री के रूप में नियुक्त कर लिया था। यानी अरविंद घोष की प्रतिभा को देखकर और उनके देशभक्ति के विचारों को देखकर बड़ौदा के नरेश इनसे अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने अरविंद घोष को अपनी रियासत में शिक्षा शास्त्री के रूप में नियुक्त कर लिया और बड़ौदा में ये अध्यापक, वाइस प्रिंसिपल
और बड़ौदा नरेश के निजी सचिव भी ये रहे। आदि कार्य योग्यता पूर्ण करते रहे और इस दौरान हजारों छात्रों को चरित्रवान और देशभक्त इन्होंने बनाया। आप इस स्लाइड को, वीडियो को रोककर आसानी से पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सोलह नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अरविंद घोष बड़ौदा से अपनी नौकरी छोड़कर कब सक्रिय राजनीति में कूद पड़े? 1903, 1904, 1910, 1906। यानी बड़ौदा नरेश के वहां से नौकरी को छोड़कर सक्रिय राजनीति में कब आए? ऑप्शन आपके समक्ष है। ऑप्शन आपका द राइट होगा 1906 में इन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। और प्रवेश करने का प्रमुख कारण क्या था इनका? क्योंकि 1905 का जो बंग भंग आंदोलन हुआ, बंग भंग विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन हुए थे, उसको लेकर इनके विचार है जो अपने आप राजनीति की ओर अग्रसर हुए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर। अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर आध्यात्मिक चिंतन की दिशा में कार्य किया। कब? इन्होंने सक्रिय राजनीति संन्यास कब लिया? ऑप्शन आपके समक्ष है। 1906, 1908, 1910, 1912। ऑप्शन आपका सी राइट होगा 1910 में इन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर आध्यात्मिक चिंतन की दिशा में कार्य करना आरंभ किया। और 1908 में इन्हें अलीपुर बम कांड या अलीपुर षड्यंत्र के तहत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। मित्रों, ये भी आप फैक्ट नोट करिएगा। अरविंद घोष जी को 1908 में अलीपुर षड्यंत्र या अलीपुर कांड के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हें जेल भी इन्हें जाना पड़ा। और फिर वापस 1 साल बाद ये जेल से छूटकर वापस आ गए थे। और फिर इन्होंने 1910 में सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर आध्यात्मिक चिंतन की दिशा में इन्होंने अपना कार्य शुरू किया। अरविंद घोष ने 1910 में सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर आध्यात्मिक चिंतन की दिशा में कार्य किया और पांडिचेरी या पुडुचेरी में इन्होंने आरिविले नामक एक आश्रम स्थापित किया और अपनी मृत्यु तक, अंतिम समय तक इन्होंने वहीं अपना जीवन है जो व्यतीत किया था। कहां पर? पांडिचेरी में आरिविले नामक आश्रम में इन्होंने। इन्हें पांडिचेरी का संत भी कहा जाता है। मित्रों, पांडिचेरी का संत अरविंद घोष को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, अरविंद घोष को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसने कहा? पहले हमने पढ़ा था एक सवाल, हमारे युग का पैगंबर, हमारे युग का पैगंबर, लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसने कहा इन्हें? डॉक्टर कर्णी सिंह, डॉक्टर फ्रेडरिक स्पजलबर्ग, लॉर्ड मिंटो, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा, डॉक्टर कर्णी सिंह ने। डॉक्टर कर्णी सिंह ने अरविंद घोष को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। जबकि हमारे युग का पैगंबर, हमारे युग का पैगंबर कहा था डॉक्टर फ्रेडरिक स्पजलबर्ग ने। हमारे युग का पैगंबर। और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर डॉक्टर कर्णी सिंह ने कहा है। लॉर्ड मिंटो ने इन्हें
सबसे खतरनाक व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा अरविंद घोष के चिंतन में शामिल नहीं है? शांतिपूर्ण प्रतिरोध, नव मानवतावाद, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, विश्व एकता का विचार। इनमें से कौन सा अरविंद घोष के चिंतन में शामिल नहीं है? शांतिपूर्ण प्रतिरोध, नव मानवतावाद, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, विश्व एकता का विचार। ऑप्शन आपका बी राइट होगा, नव मानवतावाद, न्यू ह्यूमनिज्म। यह है जो एम.एन. रॉय से संबंधित है। नव मानववाद ये एम.एन. रॉय से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। अरविंद घोष अपने जीवन के तीसरे चरण में आमूल परिवर्तनीय हो गए थे, आमूल परिवर्तनवादी हो गए थे और आध्यात्मिक मानववाद को अपनाया। इन्होंने आध्यात्मिक मानववाद को अपनाया, नव मानवतावाद को नहीं। और नव मानवतावाद को अपनाया था एम.एन. रॉय ने, जिनके बारे में भी हम अगले वीडियो सीरीज में बात करेंगे। एम.एन. रॉय भी एक भारतीय राजनीतिक विचारक में इनका क्या योगदान रहा उनके बारे में। तीसरे चरण में ये आमूल परिवर्तनीय हो गई। तो पहला चरण में इनके विचार थे उग्र राष्ट्रीयता के प्रति, यानी उग्र क्रांतिकारी विचार थे पहले चरण में इनके। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है, अरविंद घोष प्रभावित हुए बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंदमठ व करिशन चरित्र से, हीगल के विचारों से, ग्रीन के विचारों से, उपरोक्त सभी। अरविंद घोष प्रभावित हुए थे। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? तो 20 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ व करिशन चरित्र से, हीगल के विचारों से और ग्रीन के विचारों से भी ये प्रभावित हुए थे। इनके अलावा ये विवेकानंद के विचारों का भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। स्वामी परमहंस विवेकानंद के विचारों का भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है 21 नंबर। अरविंद घोष से संबंधित है जीवन का प्रथम चरण उग्र राष्ट्रीयवादी, जीवन का द्वितीय चरण स्वदेशी एवं बहिष्कार, जीवन का तृतीय चरण आमूल परिवर्तनीय आध्यात्मिक मानववाद के प्रति, उपरोक्त सभी। इस सवाल का भी ऑप्शन आपका डी राइट होगा, यानी ये प्रथम चरण में उग्र राष्ट्रीयवादी थी, द्वितीय चरण में स्वदेशी व बहिष्कार कार्यक्रम इन्होंने चलाया और जीवन का जो तृतीय चरण है वो आमूल परिवर्तनीय हो गए, यानी आध्यात्मिक मानववाद की ओर इन्होंने अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। अगला 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अरविंद घोष ने जीवन के पहले चरण में उग्र राष्ट्रीयवादी विचारधारा का समर्थन किया, जीवन के दूसरे चरण में स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया और जीवन के तीसरे चरण में आमूल परिवर्तनीय हो गए आध्यात्मिक मानववाद को अपनाया। पांडिचेरी का संत किसे को माना जाता है? पांडिचेरी या पुडुचेरी का संत किसको माना जाता है? तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अरविंद घोष को माना जाता है और इन्होंने यहां अराविली नामक एक आश्रम की भी स्थापना की। इन्होंने युवावस्था में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया, किंतु बाद में ये एक योगी बन गए और इन्होंने पांडिचेरी में अराविली नामक एक आश्रम स्थापित किया था। इन्हें इसलिए पांडिचेरी का संत भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने अंतिम समय तक वहीं पर रहकर आध्यात्मिक चिंतन की ओर इन्होंने कार्य किया। और आज की वीडियो सीरीज का हमारा अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अरविंद घोष निष्क्रिय प्रतिरोध के कई साधनों का उल्लेख करते हैं जिनमें शामिल नहीं है
ब्रिटिश सामान का बहिष्कार, शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, कर नहीं देना, न्यायालयों का बहिष्कार। अरविंद घोष निष्क्रिय प्रतिरोध के कई साधनों का उल्लेख करते हैं जिनमें शामिल नहीं है ब्रिटिश शासन का बहिष्कार, शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, कर नहीं देना और न्यायालयों का बहिष्कार। तो ऑप्शन आपका सी राइट हुआ, कर नहीं देना। इसका अरविंद घोष ने समर्थन नहीं किया था। इन्होंने कहा कि कर देना जरूरी है, क्योंकि यदि आप कर नहीं दोगे तो अंग्रेज है जो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यह बात इन्होंने कही थी। लेकिन बाकी आप ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार कर सकते हैं, शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार कर सकते हैं और न्यायालयों का आप बहिष्कार कर सकते हैं, लेकिन आपको कर देना चाहिए समय पे। ये बात इन्होंने कही थी अरविंद घोष ने। तो आज की इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने अरविंद घोष के विचारों पर आधारित महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा की। आपको जरूर हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक धन्यवाद।